चलो सर आ जाओ। अच्छा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, इंटेंट क्या होता है? एसईओ के बारे में हमने बेसिक्स से। हाँ, बिजनेस मैंने आज आप लोगों को दो चार चीज़ें बतानी है इंपॉर्टेंट, कि जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज़ अ वेबसाइट। मुझे किसी ने बताया नहीं था। सर बिजनेस कार्ड इसे कह सकते हैं, इसमें आप अपने बिजनेस को शो वो करें। तो आप मुझे वेबसाइट की टाइप बता रहे हैं ना, मुझे ये बताएं व्हाट इज़ अ वेबसाइट। वेबसाइट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम सब ने बचपन से वेबसाइट सुने, वेबसाइट 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 होती क्या है, किसको पता है इस बारे में? मेन आप मुझे फिर बता रहे हो, डेफिनेशन बता रहे हो। ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना इस तरह की जहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। इन जनरल वेबसाइट क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे एडियो कॉलेज की वेबसाइट खोलता हूँ, सारे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वेबसाइट होती है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सिंपल, क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कुछ वेब पेजेस का मजमुआ, रिकॉर्डिंग शुरू करती है सर। कुछ वेब पेजेस का मजमुआ मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, हाँ चले मुझे एक बात का जवाब दें सारे। हम लोग इस वक्त आइडिया कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर हैं, ऐसे कि आपके सामने आइडिया कॉलेज की वेबसाइट का कौन सा वेब पेज आ रहा है? वेरी गुड। ये कौन सा पेज है? होम पेज। होम पेज है। अगर अच्छा, अब मुझे आइडिया कॉलेज के दूसरे पेजेस में जाना है, होम पेज के अलावा किसी पेज में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो इसको क्यों मेन्यू कहते हैं? समझ आई? इसको इसलिए मेन्यू कहा जाता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस डिस्प्ले किए जाते हैं। सारा मेन्यू बनाता है कि आप वेबसाइट में कहीं भी नेविगेट कर सकें। इसको किस लिए बनाया जाता है? नेविगेट करने के लिए। क्या करने के लिए? नेविगेट करने के लिए। समझ आई मेन्यू क्यों बनता है? इसको हेडर भी कहते हैं। एक वेबसाइट में तीन मेन पार्ट्स होते हैं, हेडर, फुटर और बॉडी। तीन मेन पार्ट्स होते हैं। हेडर के अंदर होता है आपका मेन्यू, जिसमें आपकी वेबसाइट का नेविगेशन मैप होता है, जहाँ से आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं। अगर ये मेन्यू यहाँ से हटा दूँ मैं, तो मैं इस पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाऊँगा? नहीं जा सकूँगा ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे इस वक्त मैं मल्टीमीडिया में ग्राफिक हम जाते हैं पाइथन कोर्स वाले पेज के ऊपर। अब मेरे सामने कौन सा पेज खुल गया आइडिया कॉलेज का? पाइथन कोर्स वाला। अगर हम थोड़ा सा इसकी यूआरएल को देखें सारे, इसके यूआरएल को देखें ना सारे ना, आपको पता है ना यूआरएल, इसको यूआरएल कहते हैं। जी जी। गुड। ideacollege.com/python कोर्स स्लैश, यानी उसके बाद पेज का नाम आता है। डन। अगर मैं वापस जाऊंगा होम पेज पे, आप देखें ideacollege.com, बस होम पेज का बस होम पेज आ रहा है। एक बात मेरी याद रखिएगा, गूगल पे वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स नहीं होती। गूगल पे वेबसाइट का कोई तस्वुर नहीं है, उसको पता नहीं वेबसाइट क्या होती है। वहाँ पे वेब पेजेस होते हैं, एक एक सिंगल पेज बनता है गूगल पे। हम उसे कलेक्टिवली एक वेबसाइट कहते हैं, उसको एक डोमेन का नाम दे देते हैं। मेरी बात समझ आई सबको? मैं बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात क्लियर है? और हम लोग एसईओ वेबसाइट्स की नहीं करते, वेब पेजेस ही करते हैं। बात समझ आई? मेरी बात क्लियर हुई? हम कभी भी वेबसाइट की एसईओ नहीं करते, हम वेब पेज की एसईओ करते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आइडिया कॉलेज के 30-40 पेजेस हैं, तो हम एक एक पेज की अलग अलग एसईओ करेंगे। बात समझ आई? ये नहीं कि हमने आइडिया कॉलेज की पूरी की वेबसाइट करते हैं एसईओ कर दी, ऐसा नहीं होगा। पहले आइडिया कॉलेज के होम पेज की एसईओ करेंगे, फिर आइडिया कॉलेज के जितने भी पेज हैं ना, ये सारे जितने पेज हैं, इन सब की एसईओ डिफरेंट तरीके से की जाएगी। सब कैटेगरी का उनकी भी अलग होगी। जितने पेजेस हैं उतनी एसईओ करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इसमें होता क्या है? होम पेज की एसईओ नहीं होती है। होम पेज कौन रैंक करवाता है अपना? होम पेज रैंक करवाने की जरूरत नहीं है ना हमें, हमारे होम पेज पे ऐसा कुछ है नहीं। हमें रैंक करवाने की जरूरत है, जैसे मार्केटिंग कोर्सेज में अगर मेरा कीवर्ड है, इसको क्या हुआ, मार्केटिंग कोर्सेज में अगर मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो मेरा कीवर्ड कौन सा है? तो मेरी एसईओ किसके थ्रू होगी, किस पेज पे होगी? इस वाले पेज के पे मेरी मार्केटिंग होगी। अच्छा, एक दो चीज़ और बता दूं आपको मैं। आइडिया कॉलेज, हाँ, एक ही स्टूडेंट है बस। अच्छा, अब मुझे सारी एक बात बताएं,
इसे हम क्या कहते हैं? डोमेन यूआरएल नहीं, वो तो डोमेन नेम होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इसे क्या कहते हैं? यूआरएल। और सिर्फ इतने हिस्से को क्या कहते हैं? स्लग। वेरी गुड, इसे हम कहते हैं स्लग। क्या कहते हैं? अब आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन किसे कहते हैं? जी बताएं। डोमेन एड्रेस है। क्या? डोमेन एड्रेस है आपकी, कह लें कि कमरे का या एक जगह का जो आपने ली हुई है, कहाँ पे लिखी हुई? से आपने होस्टिंग पे होस्टिंग लेनी पड़ेगी। जैसे वो रूम जहाँ जहाँ आपने चीज़ें रखनी है उसे होस्टिंग, हमारे वेब पेज का यानी एड्रेस। हाँ वेब पेज का एड्रेस है, आपकी वेबसाइट का नाम, इसे डोमेन है। नाम कह दिया। सिंपल। आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो आपकी क्या है? डोमेन। ideacollege.com इसका नाम है, आइडिया कॉलेज इसकी क्या है? डोमेन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कर लिया है कि बचा है? मेरी बात क्लियर हुई आपको? आइडिया कॉलेज क्या नाम है इसका? इसकी क्या है? डोमेन है। वेबसाइट का नाम आपका डोमेन होता है, बस सिंपल, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है? मैंने आप लोगों जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करवाते हैं इज नोन एज होस्टिंग। इसकी डेफिनेशन और भी है। हम मिसाल लेते हैं जी, ये आपका वेब सर्वर है जहाँ पे सारा कुछ क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। जहाँ पे हम लोग जगह किराए पे लेते हैं, हम छोटी सी जगह किराए पे लेते हैं, 100 GB 200 GB 15 GB, जहाँ के हम लोग अपनी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करवा सकें। हमारी वेबसाइट की कोई ना कोई तो स्पेस होगी ना, इमेजेस हैं, कंटेंट है, कोई ना कोई इनकी MB GB में स्पेस होगी। हम उसके लिए जगह लेते हैं वेब सर्वर के अंदर। जैसे क्लाउड के अंदर आपको होस्टिंग वो मिली होती है ना जगह, गूगल फोटोज़ के लिए 15-20 GB की। इसी तरह हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए जगह लेते हैं सर्वर के अंदर। डोमेन और सर्वर को जो चीज़ कनेक्ट करती है इज नोन एज होस्टिंग। मेरी बात क्लियर हुई? डोमेन को और वेब सर्वर को जो चीज़ कनेक्ट करती है आपस में इज नोन एज, ये वो जगह है जहाँ पे अपनी फाइल स्टोर कर रहे होते हैं। इसको होस्टिंग भी कहा जाता है, इसको वेब सर्वर भी, हम लोग वेब सर्वर तो होता है वो, होस्टिंग इसको कलेक्टिवली कहा जाता है। ये आपके डोमेन का और वेब सर्वर के बीच का कनेक्शन है, जैसे हम लोग होस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, ये हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपकी जो डोमेन है, ये आपकी डोमेन है, ये आपका वेब सर्वर है, इनके दरमियान एक कनेक्शन है। ठीक है, आपको पता है जब हम लोग गूगल पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। इस दौरान, इस बहुत कनेक्शन के दौरान आपकी वेबसाइट पे कोई भी हैक हो सकता है। कोई बंदा आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। जैसे आपने डोमेन क्लिक की, वेब सर्वर के साथ कनेक्शन हुआ, ये कनेक्शन अगर आपका सिक्योर नहीं है तो आपकी वेबसाइट पे क्या होगा? हैकिंग अटैम्प्ट होगा। अभी तो नहीं होगा जब आपकी वेबसाइट कोई चीज़ होती है, जैसे आइडिया की वेबसाइट बहुत दफ़ा हैकर्स ने उड़ाई है, बहुत दफ़ा उड़ाई है, 3-4 दफ़ा तो मैं आप देख चुका हूँ। फायरवॉल आजकल फायरवॉल बनाना पड़ेगा। बस सर, इसीलिए हम लोग जहाँ से होस्टिंग परचेज करते हैं ना, वहाँ से हम लोगों को साथ एक मिलता है SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है। वो क्या करता है? आपकी डोमेन और आपके वेब सर्वर की जो कनेक्शन है उसको सिक्योर करता है, ताकि आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक ना हो सके। इसे हम लोग कहते हैं HTTPS। ये SEO के अंदर नीडेड है ये चीज़। मतलब अगर आपकी वेबसाइट के URL के अंदर लिखा है ना HTTP बस, तो गूगल को ऐसी वेबसाइट पसंद नहीं है जो सिक्योर नहीं है। अगर लिखा है ना HTTPS, S का मतलब होता है सिक्योर। जब आप लोग होस्टिंग परचेस करते हैं तब आपको SSL सर्टिफिकेट साथ मिलता है। कोशिश करें तो कोई नहीं, उसको क्लेम करें कि हमें सर्टिफिकेट दो। गूगल को भी सिर्फ सिक्योर साइट्स पसंद है जहाँ पे आप वो SEO जिनको वो रैंक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा SEO के लिए टर्न ऑफ है अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ था। बात समझ आई? HTTPS क्लियर हो गया सबको? ये अच्छा, ये वैसे भी होना चाहिए, लेकिन अगर SEO के लिए बात करें, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रैंकिंग फैक्टर है, आपको पता है? अभी हो रही क्लास?
अच्छा, मेरी बात सबको समझ आई? जी सर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब नहीं सर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हर जगह ये वेबसाइट रैंक करिए, बार्कर शूज़, नाइस। अच्छा जी, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मैंने कीवर्ड टाइप किया मेन लेदर शूज़ के नाम से, अभी मैंने वुमेन लेदर शूज़ किया था, आपके सामने यही वेबसाइट रैंक हो रही थी, बार्कर शूज़ यूएसए, ये भी रैंक हो रही थी ना वुमेन लेदर शूज़ के ऊपर भी। अगर मैं इस रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, सर ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, एक्सक्यूज मी सर, बात ना करो यार, आपकी बात है, ठीक हो गया? इनका ख़राब हो गया सिस्टम लगता है, वेबसाइट है इस पर देखो। हाँ, अब मैंने जब यहाँ पे सर्च किया मैन लेदर शूज़, ये चीज़ यहाँ पे रैंक हो रही है नंबर 3 के ऊपर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, अब हम लोग आ गए जी बार्कर शूज़ की वेबसाइट के ऊपर। ऐसा ही है, इनकी वेबसाइट ख़राब है, क्यों बोला? आपने नोट नहीं की एक चीज़? ऑटोमेटिकली होम पेज पे जा रही है, नहीं जानी चाहिए, जो सा पेज रैंक हो रहा है वही पेज नजर आना चाहिए। ये देखिए ना, अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इनका इस वक्त ये वाला वेब पेज गूगल पे रैंक हो रहा है। मेरी बात मैं आपको समझाना ये चाह रहा था सर में कि इनका लेदर शूज, मैन लेदर शूज वाला वेब पेज गूगल पे रैंक हो रहा है। वेब पेजेस रैंक होते हैं, वेबसाइट्स रैंक नहीं हो। मैं ये समझाना चाह रहा था। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये वाला वेब पेज है जो इनका रैंक हो रहा है, मैन शूज़ वाला। कैसे पता लगा हमें? अब वो वापस होम पेज पे चला गया, इनकी वेबसाइट ख़राब है बेचारों की, कोई बात नहीं, हम इस पे चलते हैं मेसीज पे। ये लीजिए, ये इनकी वेबसाइट है, इसका इस वक्त कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है, कैसे पता लगा? आप इसका यूआरएल देख रहे हैं? वेरी गुड, इसका यूआरएल देख रहे हैं आप लोग? ये इसका होम पेज है? नहीं। तो अगर हम लोगों ने ये वेबसाइट खोली है तो होम पेज क्यों नहीं खुला? क्योंकि रैंक ये वाला पेज हो रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर ये वाला पेज इन्होंने रैंक करवाया है। बात समझ आई मेरी? इसी तरह से आपके डिफरेंट वेब पेजेस, अच्छा अगर इस वेबसाइट के सारे वेब पेजेस से रैंक नहीं हो रहे होंगे, कोई ना कोई तो सेकंड पेज पे होगा, कोई ना कोई थर्ड पेज पे होगा, कोई गूगल पे होगा ही नहीं। हर वेब पेज की कहानी अलग है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ आई मेरी सबको? वेरी गुड। ये है जी एसईओ, मेन चीज़ आपकी। ये लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि वेब पेजेस वेबसाइट्स के अंदर, लेकिन वेबसाइट्स रैंक नहीं करती, वेब पेजेस रैंक करते हैं। हम एसईओ भी करेंगे, हर वेब पेज के डिफरेंट एसईओ करेंगे। आपने नोट, अब इसका अगर मैं होम पे बताऊँ, कीवर्ड्स के हिसाब से, ये इनका होम पेज आ गया मेसीज का, ठीक है? अच्छी वेबसाइट बनेगी, वैसे प्यारी है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 200 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं गूगल के ऊपर एसईओ के लिए, जो गूगल ने दिया कि यार ये 200 पॉइंट्स आप फॉलो कर लो, आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक हो जाएगी। वो 200 के 200 पॉइंट्स 3 बकेट्स में फॉल करती हैं। एक आपकी ऑन पेज एसईओ, एक बकेट का नाम है ऑन पेज, एक का नाम है ऑफ पेज और एक का नाम है टेक्निकल। बात समझ आई? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। अभी तीनों होती क्या है? इनके नाम में इनकी डेफिनेशन है। ऑन पेज जो पेज के ऊपर की जाती है, वेब पेज के ऊपर की जाने वाली एसईओ कौन सी होती है? ऑन पेज। और वेब पेज के बाहर वो ऑफ पेज। ऑफ पेज में लिंक क्रिएट करते हैं, इसमें हम लोग लिंक्स क्रिएट कर देते हैं। वेरी गुड। वो हर काम, वो हर एसईओ प्रैक्टिस जो हम लोग पेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे इज नोन एज ऑन पेज एसईओ।
मतलब पेज के ऊपर क्या मतलब मेरा इसके कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर कस्टमाइजेशन कंटेंट के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से, जो भी हम लोग काम ऑन द पेज करे होंगे दैट इज नोन एज ऑन पेज एसईओ। वो हर काम जो हम लोग अपनी वेबसाइट के बाहर करेंगे मगर वेबसाइट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करेंगे इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ। इसका मतलब क्या है? मैं मिसाल आप लोगों को ये देता हूँ कि जी मैं इंस्टाग्राम पे सिंगर हूँ, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे गाने वगैरह गाता हूँ, मेरी ऑन पेज हुई भी है। ऑन पेज से बुलाते हैं मेरी आईडी जो है ना, मेरी फीड बहुत खूबसूरत है, मेरी इमेजेस अच्छी लगी हुई हैं, मेरे फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, उसके बाद फॉलोअर्स भी मेरे पास ठीक है, मेरे अच्छे अच्छे कैप्शंस लिखी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, मेरी ऑन पेज मेरी हो गई मेरी ऑन पेज। और एक आपकी, अब ये भी इंस्टाग्राम पे गाने गाते हैं, हम दोनों गाते हैं, हम दोनों के 1000-1500 फॉलोअर्स हैं, क्या जी हम लोग 2-3 साल से लगे हुए हैं। एक दिन हमारी ऑन पेज दोनों की हुई है, मेरी बात समझ आ रही है? ऑन पेज दोनों की। एक दिन मुझे आतिफ असलम फॉलो कर लेते हैं। कौन फॉलो कर लेता है? आतिफ असलम मुझे फॉलो कर लेता है। अब बताएं क्या ज़िंदगी है मेरी और इनकी क्या ज़िंदगी है? मैं तो अब आतिफ असलम की देखा देखी मुझे कौन फॉलो करेगा? सब फॉलो करेगा। आतिफ असलम की वजह से मुझे काम भी मिलेगा, आतिफ असलम की वजह से मुझे कोचू भी फॉलो करेगा, मुझे पाकिस्तान के सारे बड़े सिंगर फॉलो करेंगे कि पता नहीं लड़के में ऐसा क्या खास, मैं वायरल हो जाऊँगा और ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। ऑन पेज हम दोनों की हुई भी थी, बात समझ आई? बैकलिंक्स इनको कहते हैं, बैकलिंक्स। ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिंक्स विद अदर वेबसाइट्स। समझाता हूँ, विद अदर रेलिवेंट वेबसाइट्स। अगर मैं सिंगर हूँ, ये भी सिंगर है, मुझे कोई बड़ा बदमाश फॉलो कर लेता है, अब क्या फ़ायदा? अब तो मैं, मेरी औकात चली गई ना नीचे, अब तो मैं फारिग हो गया, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपकी औकात होती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप मुझे आते हुए तो फॉलो करें, मेरी औकात बढ़ जाएगी, मुझे कोई बदमाश फॉलो करेगा, मेरी वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी। ज़रूरी ये नहीं कि लिंक बनाना लेकिन अच्छा लिंक क्रिएट करना। मैं अगर अब हम वेबसाइट्स की मिसाल लेते हैं, मेरी बात आपको क्लियर होगी क्या होती है? इट्स ऑल अबाउट, अब इंस्टाग्राम भी बोलेगा कि यार इस लड़के में ऐसा क्या खास है, इसको आतिफ असलम ने फॉलो कर लिया, इसको रैंक करो, इसकी आईडी को और लोगों को भी शो करो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम भी सोचेगा। गूगल के ऊपर अगर मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है, इनकी भी न्यूज़ की वेबसाइट है, डन, मुझे एक दिन लिंक मिल जाता है डॉन न्यूज़ से। डॉन न्यूज़ आपको पता है कितनी बड़ी वेबसाइट है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं हर महीने के, उनकी बिलियंस में ट्रैफिक आती है हर महीने। मुझे डॉन न्यूज़ से लिंक मिल जाता है, इनको लिंक नहीं मिलता। अब गूगल की नज़रों में किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, मेरी कि इनकी? गूगल किसकी वेबसाइट को रैंक करेगा? गूगल कहेगा कि यार इसके वेबसाइट में कोई ख़ास चीज़ है, इसको इतनी बड़ी वेबसाइट ने लिंक दिया, इसको ऊपर रैंक करो। 2018 के पता नहीं 2000 पता नहीं कौन से उसमें आया था, गूगल का ये लॉ आया था बैकलिंक्स वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ पेज एसईओ के लिए बैकलिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स लगे हुए अच्छी रेलिवेंट वेबसाइट्स के साथ, तो आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। वो तो सिखाऊंगा ना जब ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ बता रहा हूँ। उसको लगाने के वेरियस तरीके हैं, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ आप लोग के साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है ना। हर महीने 2 महीने बाद नया तरीका आता है। अच्छा वही बात है ना कि आपने किसी के साथ अपना ताल्लुक बनाना है, उसके लिए तो 1000 तरीके हैं, तो उसको खाने में बुला लो, या उसे कोई चीज़ गिफ्ट कर दो, या उसकी चापलूसी करो, लोग ये करते हैं। इसी तरह से बैकलिंक्स बनाने के आसान तरीके, इसमें कुछ पेड़ आ जाते हैं कि जी कुछ नहीं करना, पैसे दो लिंक मिल जाएगा, बस बात, कोई ऐसे नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो हम करते नहीं हैं, वो करते हैं, लेकिन वो करना होता है, वो एक स्टेज आती है जब आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पहले पेज पे फंस चुकी है बॉस, अगर आपकी वेबसाइट पहले पेज पे फंस चुकी है, मिसाल के तौर पर हम देते हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अगर एक दो रिजल्ट्स की वेरिएशन आ रही है, हम लोग पैसे दे के लिंक लेते हैं, हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है। आपको पता है कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक वेबसाइट है, वो सेकंड पेज पे गूगल के, उसे एक वेबसाइट से लिंक मिला, जैसे डॉन न्यूज़ से मिल गया, तो वो 1 या 2 रातों के अंदर ही नंबर 1 पे आ जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक से। अच्छा ये बहुत चीज़ वेरी करती है। मुझे आपकी बात आपको पता है,
मैं आपको बड़ी मदद बताता हूँ, कुछ जगहों पे कंटेंट मैटर करता है। कभी कभार ऐसा भी आप देखेंगे कि यार जो नंबर 1 पे वेबसाइट है उसके पास बैकलिंक्स ही कोई नहीं है, उसका कंटेंट इतना परफेक्ट लिखा हुआ है कि गूगल मजबूर हो चुका है उसको रैंक करने में। बात समझ रहे? कुछ ऐसे। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मुझे बताएं हाउ टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑन एन आईफोन। हाउ टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑन एन आईफोन। जब आईफोन एक्स आया 2017 के अंदर, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन गया गूगल के ऊपर। वो पावर बटन एंड हाँ, उस टाइम लोगों को नहीं पता था ना, उस टाइम लोगों को नहीं पता था। मैं आप सारे आप लोग मिसाल के तौर पे आप सारे एसईओ करते हैं, सारे एसईओ करते हैं, मुझे इस बात का जवाब दे हाउ टू टर्न एन आईफोन के ऊपर आप ब्लॉग लिखेंगे, उसकी क्या लेंथ होगी? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाँ लेंथ मतलब कितना बड़ा पैरा लिखोगे? सर वो तो ब्लॉग में या ब्लॉग में वो जैसे ब्लॉग के अंदर कोई मेन लाइन हो, वो इतनी लंबी थोड़ी रहेगी। आपको मेरी बात समझ नहीं है। मुझे समझ नहीं आया। मिसाल के तौर पे आप सारे एसईओ पर्सन हैं, आप सारे एसईओ करते हैं, एक आपको क्वेरी मिली हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन एन आईफोन, आप सबने इसके ऊपर कंटेंट लिखना है, उसकी लेंथ क्या होगी कंटेंट की? क्या बात? पता नहीं लग रहा। जैसे आप लोग रेसिपी तस्वीर कैसे लेनी है, इस पे कांटेक्ट लिखना है, कितना लिखोगे? वो लिखना है कितनी लाइनें लिखने की सिंपल ये पूछना है। हाँ, ज़्यादा लाइन ज़्यादा लाइनें लिखने नहीं होगी, नहीं होगी। सर उसके लिए कम से कम मेरा ये लाजिक ख्याल है कि आप एक पेज तो प्रॉपर कंटेंट करेंगे। अरे सर एक अगर लाइन हम में नहीं एक लाइन में clear आप बताएं। यानी टू द पॉइंट लिखते हैं हम, सर, उसमें से point ही brief- लिखेंगे। brief पूरी point कैप्शन लिखना ना तो वो इतना लंबा थोड़ी जाएगा। मिसाल मेरी बात नहीं समझ आ रही। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप बताएं ये मेन पॉइंट्स पे लिखने में मेरा आप उसकी लेंथ क्या होगी? 400 500 1000 वर्ड्स कितनी होगी? बाकी ऑप्शन 5 वर्ड सर काफी चार पाँच छः लाइनें पॉइंट लिखेंगे इसका स्क्रीनशॉट पे जो आपने लिखा 3-4 लाइन या 2 लाइन। अच्छा मैं आपको बताऊँ 90% लोग क्या करते हैं। अच्छा मुझे लगा कि स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने आपको कल बताया था ना कि गूगल को रेलेवेंट चीज़ पसंद है, रेलेवेंट चीज़ पसंद नहीं है। मैं अगर आप लोगों की जगह, आप लोग, मुझे शुक्र है आप लोगों ने ये नहीं कहा कि सर हम लोग सफ़े भर देंगे, हम लोग वेबसाइट भर देंगे, पूरी बकवास चीज़। लोगों को लग रहा होगा कि जितना ज़्यादा लिखूंगा उतने चांसेस रैंक करनी, गूगल को कोई ज़रूरत नहीं है कंटेंट की। टू द पॉइंट बात हो, इसके लिए मेरे ख्याल से 2 पैराग्राफ बनेंगे और 2 तस्वीरें होंगी, एक बंदे के हाथ की तस्वीर लेते हुए, दैट्स इट बस। मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ बिजनेस, दिस इज़ अ कनेक्शन विद एन ऑडियंस। इसमें कभी भी ये ना सोचिएगा कंटेंट लिख रहा हूँ मैं जुगाड़ कर लूँगा, ना जुगाड़ कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। लगे रहोगे सारी ज़िंदगी लगे रहोगे, वेबसाइट पर रैंक नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो थोड़ी देर के लिए, फ़ायदा नहीं। क्रिएट अ रिलेशनशिप विद ऑडियंस, टेक इट एज अ बिजनेस। एक तरह समझो कि आप कुछ लोग, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जो ऑडियंस आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको सही चीज़ बतानी है। जब आपकी ये सोच होगी ना तो गूगल आपको खुद रैंक करेगा, आपको रोक नहीं सकता कोई रैंक होने से। टू द पॉइंट, रेलेवेंट, शॉर्ट एंड नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी मैटर करता है रिजल्ट के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग, अब हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं, हाउ टू मेक अ चॉकलेट केक। आप मुझे बताएं, उसके ऊपर तो सफ़र 2 सफ़े भर जाएंगे आराम से। सर थोड़ी सी भी मतलब मेन चीज़ें लिख सकते हैं, आधा पेज नहीं है। मेन में चीज़ें नहीं है। आपकी ऑडियंस है, मैं चलिए आपकी ऑडियंस बताता हूँ आपको, आपकी ऑडियंस है 14-15 साल की लड़कियाँ। अब बताएं, एक डिटेल होगी उसके अंदर, वो ही तो बात है। आप लोग क्वेरी से पता लगाएंगे कि हमारे कंटेंट की डिटेल कितनी होगी। लेकिन हमारा क्लाइंट क्या चाह रहा है, यूजर क्या चाह रहा है, उसके मुताबिक हम कंटेंट देंगे। यूज़र, क्लाइंट तो फिर क्लाइंट तो जो चाहेगा वो तो करना पड़ेगा, यूज़र की बात यूजर करो। चाह रहा है उतना ही content। अच्छा यूज़र हो, क्लाइंट हो, सब चाहते हैं हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़े। ट्रैफिक कैसे बढ़ेगी? जब रैंक होंगे। रैंक कैसे होंगे? जब रेलेवेंट कंटेंट होगा, सिंपल, ये एसईओ है। अच्छा मैं आप लोगों से एक और सवाल करता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है, व्हाट इज़ एसईओ? इसके ऊपर कितना बड़ा कंटेंट लिखा जा सकता है? मिसाल के तौर कितने वर्ड्स का हो सकता है? 1000, 2000, 1500? एक पेज तो कम से कम लिखा जा सकता है। मतलब एक पेज नहीं होता, वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स में तो फिर आप ले जाएं उसको 15 से 2000 3000। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट ब्लॉग है वो, आज तक का तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट है।
ये एक बंदा जी नील पटेल, ठीक है, ये दुनिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स के अंदर इसका नाम आता है। दुनिया के टॉप 3 से 4 डिजिटल मार्केटर्स का नाम आता है। ये दुनिया का टॉप का एसईओ एक्सपर्ट है, राइटर है, ऑथर है, उसके बाद डिजिटल मार्केटर है, एसईओ एक्सपर्ट है, बिजनेसमैन है। ही इज़ अ वेरी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। इस बंदे का ये ब्लॉग पढ़ के देखें, व्हाट इज एसईओ, योर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर मैं आपको इसकी लेंथ की बात करूं, ये वेरी करता है आप कितनी डिटेल में समझा रहे हैं। क्वेरी ऐसी है ना, असल में क्वेरी इस तरह की है, आपके पास नॉलेज आपके पास नॉलेज कितनी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात का और जवाब दो। मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी कि यार लोग समझते हैं कि जी हाई फाई इंग्लिश बोलने वाले बंदे की बड़ी होती है। गूगल पे भी जब आप लोग कंटेंट लिखेंगे ना, तो आप लोगों के अंदर एक चीज़ होगी कि यार मैं हाई फाई इंग्लिश यूज़ करूँ, गूगल भी कहेगा क्या बात है, बकवास तरीन बात है। जितनी सिंपल इंग्लिश होगी उतना ही यूज़र को ज़्यादा समझ में आएगी। सिंपल इंग्लिश में हमेशा बात करूँगी, कभी भी मुश्किल लंबे लंबे वर्ड्स लिखने की, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखें ऐसे आप किसी 15 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। शुक्रिया सर। बाकी 2 घूटी। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक और बात बताएं, अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। SEO stand for Search Engine Optimization, a marketing strategy that improves your website organic visibilities in Google and Bing. But that's just the tip of the iceberg. You need to be able to do much more than just define the simple English. बहुत सिंपल इंग्लिश है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आपने नोट की होगी। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोगों ने, सब लोगों ने मैट्रिक इंटर के पेपर दिए हुए, सबने दिए हुए, उसमें आप लोगों ने मजमून भी लिखा हुआ है। मजमून क्या है? इसे ऐसे मजमून लेते हैं। कंटेंट की बात कर रहा हूँ आपको। हम लोग हेडिंग्स क्यों बनाते हैं? हेडिंग्स क्यों बनाते हैं? टॉपिक को हाईलाइट, उससे होता क्या है? आपको पता चल जाता है कि इसमें बात क्या है। हेडलाइन होती है वो टॉपिक की मेन चीज़ ही हेडलाइन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लोग आर्टिकल पढ़ते नहीं हैं, लोग आर्टिकल को स्किम करते हैं, क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड आर्टिकल स्किमिंग। होती क्या स्किमिंग? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब कंटेंट लिखते हैं, आप लोगों ने चीज़ नोट, क्योंकि यहाँ पे से सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हुई हैं, ज़्यादा नहीं लिखी हुई साथ में। नोट कर रहे हैं आप लोग? 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हुई, 2-2, 3-3 लाइनें। कोई भी ऐसा बड़ा पैराग्राफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ते ही नहीं है। लोग हेडिंग्स टू हेडिंग्स या 1-2 लाइनें आर्टिकल स्किमिंग करते हैं। मेरी बात समझ आई? हम लोगों ने कभी, आप खुद को नोट कीजिएगा, आप लोग जब पढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ हेडिंग्स और 1-2 लाइनें पढ़ के हमें समझ आती है ये बात किस बारे में की जा रही है। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल स्किमिंग। हम लोगों ने अपने आर्टिकल को स्किमेबल बनाना है। क्या बनाना है? ताकि लोग उसको स्किम कर सकें। जब वो स्किमेबल होगा, गूगल को समझेगी, गूगल उसको रैंक करेगा। बात समझे? दिस इज कॉल्ड आर्टिकल स्किमिंग। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या रह गया? टेक्निकल एसईओ रह गया। अच्छा, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? क्या लगता है सुनकर? मैं मिसाल देता हूँ। आइडिया कॉलेज की बिल्डिंग में आप लोग आए, टेक्निकल में उसकी जो पेज की स्पीड है, कितनी स्पीड से पेज आपका Very good. हो रहा है। चलो मैं आपको मिसाल एक समझा ताकि सबको समझ आ जाए। हम लोग आइडिया यूनिवर्सिटी आए अरफा में, आप देखा इनकी ऑन पेज बहुत अच्छी हुई है, यानी डिज़ाइन वाइज दिखने के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है, क्लासें भी हैं। उसके बाद ऑफ पेज भी बहुत अच्छी हुई है जी। यहाँ से आतिफ असलम का बेटा पढ़ा हुआ है, यहाँ से राफत अली खान का बेटा पढ़ा हुआ है, ऑफ पेज भी हो गई। लेकिन आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम लाइट चलेगी, पंखा बंद हो गया, एसी ख़राब, चेयरें टूटी हुई हैं। ये कौन सी फॉल्ट है? ये सारे टेक्निकल फॉल्ट। इसी तरह से हर वेबसाइट के भी टेक्निकल फॉल्ट
होते हैं, उन फॉल्ट्स को ठीक करना इज नोन एज। गूगल एक बात करता होता है, अगर आपकी वेबसाइट 7 सेकंड के अंदर अंदर लोड ना हुई तो यूजर आपकी वेबसाइट से चला जाता है। एवरेज टाइम है 7 सेकंड्स। मैंने आपकी वेबसाइट खोली और वो 7 सेकंड तक नहीं खुली, यूजर आपकी वेबसाइट से चला गया। गूगल कैसे कह रही है? वो गूगल के पास 20-25 साल का डाटा पड़ा हुआ है, उसने उससे प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट नहीं किया बल्कि एक फैसला दिया। बात समझ आई? वेरी गुड। और टेक्निकल इश्यूज क्या होते हैं? आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपके वेब पेजेस की क्या स्पीड है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। क्या होती है? क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। जब आप लोग एक वेब पेज बनाते हैं ना गूगल के ऊपर, तो गूगल का एक क्रॉलर आता है। गूगल के पास है स्पाइडर्स और क्रॉलर्स। आपको क्या लगता है पीछे कोई बंदे बैठे हुए हैं जो ये दिन रात बैठ के देख रहे हैं? वो देख ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने पेजेस को देखना। तो गूगल ने क्या बनाए हुए हैं? एल्गोरिदम्स और स्पाइडर्स और क्रॉलर्स को छोड़ा हुआ है अपने गूगल के ऊपर। वेब, उनको कहते हैं वेब स्पाइडर्स भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग वेब स्पाइडर्स भी कहते हैं। जब एक नया पेज आता है गूगल के पास, गूगल का क्रॉलर आता है, क्रॉलर उस वेब पेज को किसका जब एक क्रॉलर वेबसाइट के ऊपर आता है, वो वेब पेजेस को स्टडी करता है, उसके बाद उसको समझ आ जाती है। अच्छा, हम लोगों ने एज एन एसईओ पर्सन क्रॉलर के लिए भी आसानी पैदा करनी है। बात समझ आई मेरी? नहीं आई। जब हम लोग एक वेबसाइट के वेब पेजेस को बनाते हैं, सारे वेब पेजेस आपकी वेबसाइट के पड़े हुए हैं, गूगल क्रॉलर आया, क्रॉलर ने आके इस वेब पेज के ऊपर इस वेब पेज को स्टडी किया, उसको समझ आनी चाहिए ये वेब पेज किस बारे में है। ये भी एसईओ वाले की जिम्मेदारी है कि उसको समझाए कि ये वेब पेज किस बारे में है, ताकि उसका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। इसकी भी कुछ स्ट्रेटेजी जो मैं आपको आगे एसईओ के कोर्स में बताऊंगा। मेरी बात समझ आई? वेरी गुड। वो आता है, क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद उसको समझ आ जाती है, अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर वाला पेज है एडीओ कॉलेज का। अब वो इसको इंडेक्स कर देता है, लिस्ट में बाकी सारे पेजेस के साथ ऐड कर देता है। अब शुरू होगी रैंकिंग की लड़ाई। रैंकिंग तो बाद की बात है, सबसे पहला काम है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। मेन चीज़ है ये। जब आप लोग किसी की कंपनी की एसईओ करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि यार इसकी वेबसाइट के पेजेस क्रॉल और इंडेक्स हुए हैं। वो देखने के लिए गूगल सर्च कंसोल या वो सारे टूल्स हैं, वो मैं आपको ऐसा ऐसा आगे कोर्स में सिखाऊंगा कि वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? बात समझ आई सबको मेरी? वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा क्या रहता है? हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका वर्डप्रेस। हम लोगों ने अब वर्डप्रेस स्टार्ट करना है। एसईओ की बेसिक समझ आ गई सबको। एसईओ क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, डोमेन होस्टिंग, वेब सर्वर्स, टेक्निकल ऑन पेज ऑफ पेज, सबको समझ आ गई। वेरी गुड। हम लोगों ने पढ़ना है वर्डप्रेस। आज मैं आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा वर्डप्रेस होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लेंगे पूरी। जी जी, ना पहले ना आपकी वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में आपको वेबसाइट में बनाना सिखाऊंगा। ये आपके एसईओ के कोर्स के अंदर ही है वर्डप्रेस। मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस क्या होता है। 2 मिनट अभी आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक टूल है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? एडोब इलस्ट्रेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? एडोब इलस्ट्रेटर कैलकुलेटर एक टूल है। कैलकुलेटर एक टूल है ना, टूल है, किस लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके काम को क्या करती हैं? आसान करती हैं।
मैं कहता ऑफिस में आपके ऑफिस का काम 10,000 गुना आसान हो जाता है, आपको लिस्टें नहीं बनानी पड़ती, आपको रोलों में नहीं पढ़ना पड़ता, सीधा सीधा लिखता है, सारा कुछ A to Z हो जाता है खुद ब खुद। इसी तरह वर्डप्रेस एक टूल है जो वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स इट। बात समझ आई? सिंपल उसकी डेफिनेशन की है। वर्डप्रेस एक CMS पोर्टल है। क्या है? CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। होता क्या है ये? यहाँ पे आप लोग अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। दैट्स इट। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। वर्डप्रेस आया था आज से काफ़ी साल पहले। ये आया था ब्लॉगर्स के लिए। किसके लिए आया था? आप लोगों ने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा blogger.com। सुना है सबने? वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आप लोग अपने ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, आपकी वेबसाइट बनकर गूगल पे रैंक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से वर्डप्रेस आया था, बट ये इतना फेमस हो गया कि इसके अंदर और फीचर्स ऐड होते अभी ऐसा कंप्लीट CMS बन चुका है जहाँ पे आप लोग हर तरह की डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हैं विद इन अ मैटर ऑफ डेज। बात समझ आई? शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई भी एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन वर्डप्रेस और शॉपिफाई में फ़र्क यह है कि शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने देता है और वेबसाइट आप उस पर नहीं बना सकते। वर्डप्रेस ऐसा नहीं। वर्डप्रेस पे ई-कॉमर्स बनाओ, बिजनेस बनाओ, जो मर्जी बनाओ। सर हम दोनों सीखेंगे इस कोर्स में कि सिर्फ- मैं आपको वर्डप्रेस सिखाऊंगा। Shopify भी है हमारे इस कोर्स में। सर ये कौन सा बेहतर कौन सा बेटर कौन सा, Shopify या WordPress? यार अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है सिर्फ ई-कॉमर्स तो शॉपिफाई, अगर ई-कॉमर्स नहीं है तो वर्डप्रेस। लेकिन अगर आपकी ई-कॉमर्स भी है तब भी वर्डप्रेस बेस्ट है। लेकिन हम क्लाइंट्स को अगर हम क्लाइंट्स हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए आता है तो Shopify बता नहीं। वो क्लाइंट बताएगा ना, क्योंकि शॉपिफाई के पैसे हैं ना बाकी। बनती है HTML वो तो कोडिंग है ना, वो तो कोडिंग है। कंटेंट के साथ बनती है। वो सर, तो- उसमें और वर्डप्रेस में क्या फर्क है? वर्डप्रेस में और उसमें फ़र्क ये है कि वर्डप्रेस के अंदर आपके वेबसाइट का कोड हुआ होता है। अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर मैं आपको दो वेबसाइटें दिखाऊं, आइडिया कॉलेज जो है वो इस वक्त वर्डप्रेस से बनी हुई है, पता है आपको? ये वर्डप्रेस में बनती है। ये वर्डप्रेस से बनी हुई है। कैसे पता लगेगा? हम लोग कैसे चेक करेंगे कि एक वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? हम लोग सबसे पहले करेंगे कंट्रोल यू करने से हम लोग उस वेबसाइट के सोर्स कोड में, आ जाएंगे। उसके बाद करेंगे कंट्रोल F, यानी कंट्रोल फाइंड। अब हम लोग कोड में कुछ भी फाइंड, यहाँ पे हम लिखेंगे WP और हम ढूंढेंगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ जिसका नाम है WP कंटेंट। क्या लिखा हुआ? वर्डप्रेस कंटेंट आ गया। ये किस पे बनी हुई है वेबसाइट? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। सर HTML और सिंपल जो होगी सर उसमें वो WP नहीं कंटेंट होगा। उस पे क्या लिखा हुआ होगा? उसमें ये आएगा ही नहीं, WP आएगा ही नहीं, ये Shopify पे और उस पे WP आएगा। आएगा ही नहीं। WP ब्लॉक, WP कंटेंट, ये देखा है लिखा हुआ सब जगह। इससे क्या पता लग कि वेबसाइट किससे बनी हुई है? WordPress पे यानी हमें सिर्फ कस्टमाइज करना होता है, कोडिंग सारी मिलती होती है। आसान क्या? HTML के वर्डप्रेस। गूगल के ऊपर 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस से बनी हुई है। अगली बात, 60% वेबसाइट जो गूगल के ऊपर इस वक्त है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ज़्यादा सब डोमेन है जो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। पता है आप लोगों को? वर्डप्रेस की ये पावर मैंने बता दिया। 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बड़ी बड़ी वेबसाइट की कुछ सब डोमेन्स हैं जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। मैं देखा था एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, मुझे नाम उसका याद आ रहा, वो भी वर्डप्रेस से बनी हुई है। मैंने चेक भी किया था जाकर, वर्डप्रेस से बनी हुई है। अच्छा सर, इसका कोई स्पीड से रिलेशन तो नहीं है क्या मतलब? कि मतलब वर्डप्रेस पे जो बनी हुई है, HTML पे जो बनी हुई है, उसमें वेबसाइट की स्पीड से रिलेशन तो नहीं होता? कुछ भी नहीं। आइडिया कॉलेज भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी वेबसाइट है। ये भी मेरे ख्याल से वर्डप्रेस से बनी हुई है। बीइंग गुरु, ये बनी है।
हाँ इस पर क्या देखते हैं, कंट्रोल यू करते हैं, ये मेरे ख्याल से वर्डप्रेस से बनी हुई है। नहीं, ये किस पे? कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ करते हैं, वर्डप्रेस से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कैसे चेक करेंगे? डब्ल्यू कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, डब्ल्यू पे लिखेंगे, हमें पता लग जाएगा ये किस पे बनी हुई है। डन। ये देखें जी, ये आपके सामने क्या आ गई? बैनर ऐड आ गई। क्या कहते हैं इसको? बैनर ऐड। ये क्या होता है? वेरी गुड, मैं ये बताता ऐड चल रही है। ऐड है हाँ। हूं। यूट्यूब के ऊपर ऐड चलती है। तो वो BPSC अगर YouTube के ऊपर आपका जो वीडियो है वो 10,000 बंदों ने देखी है, आपकी मंथली YouTube को पता लगा जी इस बंदे की मंथली वीडियो जो आती हैं 10,000 बंदे हर महीने इसकी वीडियोस देखते हैं। अब कंपनीज को पता लग गया, मैं बेचता हूँ एयरफोन्स, मैं कहूँगा भाई आपका नाम क्या? हाँ, मैं कहूँगा जमशेद भाई प्लीज़ मेरी ऐड चला दो यार, मैं मुझसे पैसे ले लो, आपकी वेबसाइट पे 10,000 बंदे आते हैं, 10,000 बंदों को तो मेरी ऐड नजर आ गई ना, 10,000 बंदे तक तो मेरी मेरे ब्रांड की रसाई हुई ना 10,000 बंदों तक, तो इसलिए इसको कहते हैं ऐड चलाना। तो इनकी वेबसाइट पे आप सोचते हैं कितनी ज़्यादा बंदे रहेंगे जो कि होस्टिंगर ऐड चला रहे हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो सर ये ऐड PPSC से चल रही है, कुछ पीपीसी से चलती है, कुछ खुद भी लगाई जाती है। ये पीपीसी वाली है। ये PPC से चल रही है। पीपीसी क्या होता है वैसे? आप पीपीसी को Google क्या Ads के थ्रू। गूगल एड्स के थ्रू नहीं, गूगल एड्स दूसरी चीज़ है, ये और चीज़ है। नहीं, वो पेपर क्लिक है, वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। वो कौन सी ऐड होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, वो डिफरेंट ऐड होती है, वो गूगल पे ऐड चलाते हैं हम लोग। ये कैसे ऐड चल रही है? ये चल रही है, इसके लिए एक नेटवर्क यूज़ होता है, क्या कहते हैं उसको, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, ओहो मैं भूल गया हूँ यार, गूगल एडवर्ड्स। Google AdWords तो Google की नहीं आती। वो पीपीसी डिफरेंट होती है एडवर्ड। अच्छा पीपीसी में आप उसको आप क्या कर रहे हैं, आप उसको वो कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बताता हूँ पीपीसी होता क्या है। पीपीसी इज नोन एज पे पर क्लिक। आप गूगल को एक एक क्लिक के पैसे देते हैं, मतलब गूगल पे रैंक होने के दो तरीके हैं, या तो एसईओ कर लो या तो पैसे दो और नंबर 1 रैंक हो जाओ। लेकिन जैसे अकाउंट में पैसे खत्म, वेबसाइट बंद, उसे कहते हैं हम लोग पीपीसी। ये डिफरेंट चीज़ है, ये एडवर्ड्स है। ये गूगल दूसरी वेबसाइट से, ऐड चला रहा है ना। हाँ Google platform ये की गूगल के एड्स के थ्रू ऐड नहीं चला रहा, पीपीसी डिफरेंट होता है, ऐड आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। ये जो ऐड चल रही है ये वेबसाइट के ऊपर दूसरे ब्रांड ऐड चला रहे हैं आके, लेकिन गूगल की हेल्प से, क्योंकि गूगल ही तो सारा कुछ संभाला ना ऐड ads की मदद से हाँ। लेकिन जो पीपीसी है वो डिफरेंट है, वो आप लोग गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर अपनी ऐड चलाते हैं, गूगल को पैसे देके अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं। वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़, इससे कंफ्यूज ना करें प्लीज। अच्छा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या रहता है वर्डप्रेस, WordPress के साथ database कौन सा लगाएंगे सर? बताता हूँ सर, आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अभी तो आपसे पूछना है। मैं तो बताता हूँ मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, आप कौन सा यूज़ करते हैं? XML सर पूछना बताओ। मैं लास्ट टाइम यूज़ किया था। एक्सएमएल, तो ऐसे ही कोई है, मैंने तो ऐसे ही देखा था। जैम Xampp। यूज़ करता है कोई जैम? मैंने यूज़ किया हुआ है। ना करें। चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मिसाल के तौर पे ये वेब सर्वर है, डोमेन होस्टिंग, हमने वेब सर्वर के अंदर जगह किराए पे ली, ये कनेक्शन बना तो हमारी वेबसाइट गूगल पे लाइव हो गई। अगर ये यार बातें मत करो प्लीज़ ब्रो, भाईजान भाई मतलब लाले रन कह रहे हैं। गला ना करो सारी, आवाज़ आ रही, क्लास डिस्टर्ब होगी, मेहरबानी। अच्छा जी, वेब सर्वर है, वेब सर्वर में लोगों ने जगह किराए पे ली हुई है। ये जगह जब किराए पे लेंगे, वेबसाइट की फाइल स्टोर होंगी तो वेबसाइट क्या होगी, लाइव होगी। तो कोई जगह होनी चाहिए ना हमारे पास, बात तो यही आ रही है। अगर हम लोग अपने लैपटॉप को ही अपना वेब सर्वर बना लें, बात समझ आई, अपने लैपटॉप को ही अपना वेब सर्वर बना लें, जो वेबसाइट की जो फाइल्स हम लोगों ने यहाँ स्टोर करनी है वो हम लोग यहाँ स्टोर कर लें, तो क्या होगा,
वेबसाइट तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वेबसाइट को क्या होगा, वेबसाइट लाइव नहीं होगी। नहीं होगी। वेबसाइट सिर्फ आपको शो होगी गूगल पे लाइव। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पक्की बात है? आपको भी जब सबको समझ आ रही है मिस? वेरी गुड। मिस आप ऐसे आपकी गर्दन में बल पड़ जाएगा बैठे बैठे से, पक्की बात? सही कह रहे हैं, ऐसे बैठे नहीं, ऐसे करके कि यहाँ पे बल पड़ जाएगा। चले खैर, वेबसाइट आपकी इस तरह गूगल पे लाइव नहीं होगी। इसे कहते हैं लोकल होस्ट। क्या कहते हैं? लोकल होस्ट। हम अपनी वेबसाइट को लोकली होस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोकली होस्ट कर रहे हैं। एक तो ना होस्ट वेबसाइट वाला है जो ओरिजिनल होस्ट है, इंटरनेशनल होस्ट। एक है लोकल होस्ट। जो कभी बंद नहीं होता, लैपटॉप बंद हो गया, होस्टिंग भी बंद हो गई। नहीं, वो तो लैपटॉप खुलेगा, फाइल्स वहीं की वहीं पड़ी हैं, दोबारा ऑन हो जाएगा, वो तो मसला नहीं है। सोर्स जैसे फोन पे करना से तो हाँ नहीं, हमारी क्लास चेंज कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस बड़ी होती है। नहीं, इसलिए क्लास इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकल होस्ट। जो अब लोकल होस्ट इस्तेमाल करने के लिए 3 से 4 सॉफ्टवेयर आते हैं। हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, बट मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर देने लगा हूँ, जिसका नाम है लोकल WP। ना कोई डेटाबेस बनानी है, ना कोई जैप इंस्टॉल करना है, ना कहीं 10 जगह जाके फाइल स्टोर करनी है। आपको पता होगा जैप में क्या क्या करना पड़ता है। कोई 15-20 मिनट लगते हैं वेबसाइट स्टार्ट होने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। सर वो तो सिंपल, उसको स्टार्ट करें, उसको कनेक्ट करते हैं सब। जो आप लोगों ने WP की फाइल जाके वहाँ पे पेस्ट करनी होती है HTTP डॉक्स के अंदर, और फिर जब नई वेबसाइट स्टार्ट करनी होती है वहाँ पे जाके फाइल से कहते हैं, वो हर बंदे को समझ में नहीं आती, और हर लैपटॉप पे चलता भी नहीं है। जैप आपके लैपटॉप को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, आप लोगों ने घर जाके सब लोग लैपटॉप में डाउनलोड करना। उसका नाम है लोकल WP। ये सॉफ्टवेयर है जी, लोकल WP। जाके इसको सारे डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। फ्री है सर, डाउनलोड फॉर फ्री। चूज योर प्लेटफॉर्म। विंडोज है, मेरे पास पहले हुआ, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। कुछ ये कुछ इस तरह का होता है जी। कहाँ गया ये राजी? लोकल WP। मिस आप मुझे पेपर पेंसिल देती हैं? किसी के पास पेपर पेंसिल है? ये है जी लोकल WP। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकल WP। इसके थ्रू हम लोग लोकल वेबसाइट्स बनाते हैं गूगल के ऊपर, जिनको रैंक करवाना हमारे लिए। रैंक कैसे करवाएंगे? लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट है। मैंने वैसे ही बोला, आप लोगों को चाहिए कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे आप लोगों ने करेक्ट करना है। मैं बीच में से अक्सर कर देता हूँ, तो मैं जानबूझ के गलत बात करूँगा ताकि आप लोग मुझे बताएं। अगर आप लोगों ने कहा जी सर, तो फिर तो फायदा ही नहीं है मेरे बताने का। अटेंटिव रहना। जब मैंने आपको बताया बॉस, जब मैंने आपको बताया कि लोकल होस्ट क्या होती है, वहाँ पे वेबसाइट लाइव होती ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ करता हूँ, उनको भी नहीं पता चलता कि क्लास में कर रहे हैं, हम करके चल रहे हैं। अच्छा यार, कल वाली भी आपकी अटेंडेंस आई थी। कल कौन कौन बचा आया था? कल हम ऑनलाइन थे, आप लोग लिंक ही नहीं। कल नहीं था ना, आप लोग थे ना, बस आज सबकी लग जाएगी अटेंडेंस लगवा दें सारे। अटेंडेंस लग जाएगी। बात समझ आई सबको मेरी? अगले हफ्ते आप सबके लैपटॉप में डाउनलोड होना चाहिए लोकल WP। डाउनलोड करके आना है। अगर नहीं समझ आएगा, अगर तो बिल्कुल सीधे स्टेप्स हैं, समझ आ गए तो वेबसाइट ऐड खुद कर लेना, नहीं होगा तो मैं अगले हफ्ते करवा दूंगा। ठीक है? क्लियर बात है? सबको क्लियर है मेरी बात? सर भी थोड़ा बता दें ताकि वो करके आएं। नहीं, मैंने बना लिया है, मुझे इस पर दोबारा से करना पड़ेगा। मैं- इसमें एक्चुअली मेरी 2-3 वेबसाइट्स हैं। सर मेरे लैपटॉप लंबा काम है सर, 15-20 मिनट तक लग जाएगा। इसलिए क्या है? क्या बात है, हम भेजें। मेरी क्लास है 1:30 बजे, मेरी क्लास है 1:30 बजे। सर हमारी भी 12 बजे थी, थोड़ा टाइम हमें भी दे दें। यार अगले हफ्ते आपको बताऊंगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है। सर कितने मिनट लगेगा? अभी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट की बात नहीं है, बस कुछ भी नहीं करना। वेबसाइट ऐड करनी है। वेबसाइट ऐड करना कोई काम। हाँ, जब आप लोग बनाएंगे लोकल WP, आपके सामने आएगा जी, इस पर रजिस्टर करें, फॉर्म में लेंगे अपनी वेबसाइट का नाम, आपका ईमेल, वो बता दूँगा। वेबसाइट
वेबसाइट ऐड करेंगे लोग। खरीदी है ना हमने जानी आप लोग कुछ ना करें, सारे लोगों ने अपने डाउनलोड करके ले आए। अगले हफ्ते वेबसाइट मैं खुद ऐड करवा दूंगा, साथ हम लोग अगले हफ्ते ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बनाएंगे। डन हो गया। बैच कौन सा है? मिस आपका नाम? फहीम। आपने लरेब नहीं बोला? मैं नहीं कर सकता हूँ सारा। नहीं, मुझे तो यही समझ आया